मैं आज के दिन बहुत खुश थी। हर लड़की की तरह मैंने भी आज के दिन के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था और मैं सर से लेकर पाँव तक सजी सवरी थी। आज मेरे दिल की खुशी पूरी होने वाली थी। आज मेरी ज़िंदगी में वह शख्स आने वाला था जो मेरे दिल में सबसे बढ़कर था। विदाई के वक्त मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। इस घर में बचपन से लेकर अब तक पली बढ़ी थी। सारा वक्त याद आ रहा था और मैं सोच रही थी ये वक्त किसी लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। अपना घर-बार, रहन-सहन किसी दूसरे के लिए छोड़कर और उसको अपने आप को सौंप देना और फिर इसकी मर्ज़ी से बाकी की ज़िंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं होता। अगर मैं इस बात पर खुश थी कि मेरा पति बहुत ही अच्छा था, हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। वह मुझे बहुत अच्छे से समझाता था और इसकी मेरी ज़िंदगी में शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात थी। मैं आँखों में बहुत से सपने सजाए इस घर की दहलीज़ पर उतरी थी और जब मैं इस घर में दाखिल हुई तो मैं जानती थी कि वहाँ पर स्वागत करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरा पति इस दुनिया में अकेला था। जब मैं यहाँ आई तो खामोशी से मेरा स्वागत किया गया और फिर जब मैं कमरे में आई तो मेरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। रात का काफ़ी वक्त गुजर चुका था। मैं बहुत थक चुकी थी। जल्दी से अपना जोड़ा चेंज किया और जैसे ही मैं कपड़े चेंज करने के बाद कमरे में आई तो अपने पति को देखकर मैं एक बार शर्मा गई। उसके चेहरे के अंदाज बहुत ही अजीब से हो रहे थे, अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे और इससे पहले कि मैं इसके रवैये के बारे में कोई सवाल करती, कुछ पूछती, उसने इसी वक्त मुझे 3 बार तलाक दे दी और मुझे यूँ लगा जैसे सारी दुनिया निगाहों के सामने घूम गई हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। कुछ देर पहले हम दोनों बहुत खुशी से बात कर रहे थे और अब ऐसे यूँ अचानक से क्या हो गया। वे कैसे अचानक से मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर सकता था। मैं ज़मीन पर गिर गई थी, मुझे कुछ होश नहीं रहा। सोच सोच कर दिमाग फट रहा था, मेरे साथ क्या हुआ है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था और मेरे लिए यकीन ना करने वाला और नफ़रत करने वाला दिन बन गया था। आखिर मेरा क्या कसूर था जो मुझे ये सज़ा मिली। मुझे अपने माँ बाप के झुके हुए सर, झुकी हुई निगाहें, लोगों की नज़रें, सब कुछ याद आ रही थी। आखिर वे कैसे सब लोगों का सामना करेंगे, कैसे सब लोगों से नज़रें मिलाएंगे और क्या लोगों के सवालों का जवाब देंगे। उन्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ेगा। इतने सवाल थे जो मेरे आसपास घेरा डाल कर खड़े थे। फिर मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। यूँ लगा कि मुझ पर जैसे खुशियों का दरवाज़ा बंद कर दिया हो। वे घर से चला गया और जाते जाते मुझे कह कर गया था कि तुम अपना बंदोबस्त कर लो और मैं तो कुछ कहने सुनने की पोजीशन में नहीं थी। कितनी देर मुझे वहाँ पर बैठे हुए गुजर गई थी जब अचानक से मैं एक अजीब सी आवाज़ पर चौंक गई। मेरी नज़र कदमों से होते हुए उसके सर तक गई। मेकअप से भरा हुआ चेहरा, औरतों का लिबास और इसका अंदाज़, अचानक से मेरा दम घुटने लगा। ये सब इसके बारे में साफ बता रहा था कि वे कौन है और इसका क्या काम है। मैं इसे देखकर परेशान हो गई और मैं सोच में पड़ गई कि मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई हूँ। अब मेरी पहली कोशिश वहाँ से भागना था, मगर कैसे। कुछ देर के बाद वे 3 और इसी हुलिये के किन्नर आ गए और वे कहने लगे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें हमारे हाथ बेच दिया है, अब तुम्हें हमारे साथ रहना है। ये सुनकर जैसे मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। एक तो उसने मुझे बिना किसी कसूर के तलाक देकर जुल्म किया और दूसरा जो उसने मुझे उन लोगों के हाथ बेच कर किया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अगर मैं उसे पसंद नहीं थी तो वह मुझसे शादी ही न करता। यूँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना, मुझे जीते जी जिंदा दफन कर देने का हक उसे किसने दिया? इस वजह से सारी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो मुझे कहने लगा कि अरे तुम रो क्यों रही हो? रोने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारी बहन जैसी हैं, हमारे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से हिफाजत से रहोगी, तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम तो कई सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। वह भला मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? मैं उनके किस काम की थी और मुझे कैसे जानते थे? मगर मुझे अपने दिल में डर महसूस हो रहा था और मैं डर रही थी कि ये लोग मुझे किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना न शुरू कर दे। और इसी दौरान वे ख्वाजा सरा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की, उनके आगे रोती रही और गिड़गिड़ाई कि मुझे मेरे माँ बाप के पास जाने दो, मुझे मेरे मायके वालों से मिलने दो। मगर उन लोगों ने मेरी सुनी अनसुनी कर दी और कहा कि तुम क्यों परेशान होती हो, तुम हमारी
हमारी बहन हो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हमारी खास मेहमान हो, तुम किसी की अमानत हो और हम किसी की अमानत में दखल नहीं करते। और बेफिक्र रहो, हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। मैं भला उन बातों पर किस तरह से यकीन कर लेती। जो कुछ मेरे साथ हो चुका था उसके बाद तो मेरा सबसे एतबार उड़ गया था, हर रिश्ते नाते से, हर शख्स से, हर चीज़ से। मगर मैं किसी सूरत भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मुझे उन लोगों से खौफ आता था, उन्हें देखकर डर लगता था। हालांकि वे मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरा ख्याल रखने की पूरी पूरी कोशिश करते थे, मगर वहाँ से मैं भागना चाहती थी, उन लोगों से दूर जाना चाहती थी। वे लोग मुझे कमरे में बंद करके रखते थे और बाहर से दरवाजे को ताला लगा देते थे। मैं दरवाजे को दोनों हाथ से पीट पीट कर अपने हाथ लाल कर लिया करती थी, मगर वे सब्र और आराम से मुझे सिर्फ इतना कहते थे कि आज जिसकी अमानत है वे बस आ जाएगा तो हम आपको उसके हवाले कर देंगे। ना तो वे मुझे मायके जाने देते थे, ना ही मुझे अपने माँ बाप से बात करने देते थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा, उन पर क्या बीत रही होगी। ना जाने वे मुझे कहाँ कहाँ पर ढूंढ रहे होंगे। साथ मेरे दिमाग में सवाल भी घूमता कि वे कौन है जिनके बारे में ये कहते हैं कि मैं इसकी अमानत हूँ। ये सोचकर इस दिन मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की। इस दिन वे किन्नर मुझे खाना देने के लिए आया था। इसकी तबीयत खराब थी और जल्दी जाने के चक्कर में वे दरवाजे को बाहर से बंद करना भूल गया और मैं मौके की तलाश में थी। जब मुझे लगा बाहर चहल पहल ख़त्म हो गई है, तब सब लोग सो गए हैं, तो मैं अपने कमरे से डरते डरते बाहर निकली और जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो इस पर लगा ताला खुला रह गया था। निकलने का कोई और रास्ता देखने लगी। जब हमने आपको बहन कहा है और आपकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, आप जिसकी अमानत है, हम आपको हिफाजत तक पहुंचाना है, वरना हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी आंखें खुली रखते हैं। आप मुझे गुस्सा आ गया। रोज़ एक ही बात, एक ही दुखड़ा सुन सुन कर मेरे कान पक गए थे। अब यही बात मैं चिल्ला कर बोली कि तुम किसकी बात कर रहे हो, किसकी अमानत हूँ मैं। मगर वे कहने लगे कि मुझे कुछ भी बताने की इजाज़त नहीं है। अब मुझे समझ आ गई यहाँ पर कुछ भी कहना बेकार है। तो फिर मैं अपने कमरे में वापस पलट आई और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या मैं यहाँ पर कैद होकर रह गई हूँ, क्या मैं कभी भी अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती। ये सोच ही मेरे लिए जानलेवा थी। कितने दिन मेरे इसी तरह परेशानी और बेचैनी में गुजर गए। मैं उन लोगों से बार बार पूछती थी कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं किसकी अमानत हूँ, मुझे किसने यहाँ पर रोकने के बारे में कहा है। मगर उन लोगों को एक ही जवाब था कि जल्दी आपको इस बारे में पता चल जाएगा। और फिर कुछ दिन के बाद जब मैं सुबह सोकर उठी तो डोली किन्नर ने मुझे कहा कि आज मेरी आज़ादी का दिन है, अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। ये सुनकर तो मैं जैसे खुशी से पागल होने को थी। मैं खुद को यहाँ पर कैद महसूस करने लगी थी। इसके बावजूद मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं थी, मगर जब मुझे अपने माँ बाप का, अपने घर वालों की याद आती, अंदर से कोई चीज़ जैसे मुझे काटने लगती थी। फिर डोली ने मुझे एक लाल रंग का जोड़ा दिया और बहुत से कीमती जेवरात दिए और कहा कि शाम को ये पहनकर तैयार हो जाना। जब उन चीज़ों को देखा तो इससे हैरत से पूछने लगी, आखिर इन क्या मकसद है। वे मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी आज शाम को शादी है। इस बात को सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं जिस इंसान को जानती नहीं, देखा तक नहीं, मैं इसके साथ कैसे शादी कर सकती थी। मैंने कहा कि मैं पहले इसके साथ मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ और इसके बाद ही मैं फैसला करूँगी मुझे ये शादी करनी है या नहीं। डोली कुछ लम्हे तो मुझे गौर से देखता रहा और फिर ये कहकर पलट गया कि जैसी आपकी मर्ज़ी। अब मैं शाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज वक्त गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक एक पल मेरे लिए क़यामत साबित हो रहा था और जब वह मेरे सामने था और उसको देखकर तो जैसे ज़मीन आसमान मेरी निगाहों के सामने घूम गए थे। इसको देखकर मुझे अपना अतीत, हर एक बात याद आ गई थी और मैं जैसे अतीत की गलियों में गुम हो गई। मैंने एक नज़र से देखा और डर कर अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। माँ ने मुझे हैरत से देखा और कहा कि क्या वजह है, क्यों इतना डर रही हो। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और टाल दिया और सीधा अपने कमरे में आकर दम लिया। ये सच है कि उसको देखकर मैं डर गई थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं इसको नोट कर रही थी कि वह मुझे बहुत गौर से देखता रहता था और मुझे इसे देखकर डर महसूस होता था। ये हमारे मोहल्ले का आवारा, बिगड़ा हुआ शख्स था। इसकी सबसे अजीब बात ये थी कि वह घर में अकेला रहा। कोई नहीं जानता था कि इसके आगे पीछे कौन है। इसके ख़ानदान, इसके माँ बाप को इसके बारे में कुछ नहीं जानता था।
वे वहाँ पर अचानक से आता और अचानक से कई दिन के लिए वहाँ से गायब हो जाता। इसकी हरकत बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और ऐसा लगता था जैसे वो किसी बहुत खतरनाक गैंग के लिए काम कर रहा है। मोहल्ले में ही कई लोग इससे तंग थे तो कई लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और मैं हैरान होती थी कि अपने बुरे आमाल के बावजूद भी लोग इसे क्यों इस कदर पसंद करते हैं, इसे मसीहा मानते हैं। हमारे मोहल्ले की कई औरतें बहुत ज़्यादा पसंद भी करती थी और अक्सर गरीब और बेसहारा और जिनका कमाने वाला कोई भी ना था, ना जाने क्यों उसे दुआएं देते नहीं थकते थे। ये उस दिन की बात है जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो हमारे मोहल्ले की एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ने लगे। वही इंतहाई गरीब खानदान से थी और उसके घर में बाप भाई का सहारा मौजूद नहीं था। यही वजह थी कि उसे बेसहारा समझकर कुछ लड़के ज़बरदस्ती गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे और वे रो रो कर उनसे फरियाद कर रही थी, जबकि मुझे ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि बाकी मोहल्ले के लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। कोई उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। इतने में कोई था जो भागते हुए आया और इस भीड़ को हटाते हुए उसके सर पर पहुंच गया और उन लड़कों की धुलाई करके रख दी। उसके बाद मोहल्ले में उन लड़कों को भी कभी नहीं देखा गया। ये वजह थी कि मैं उससे चिढ़ती थी और उसकी गुंडे गर्दी और बदमाशी वाली आदतें मुझे इंतहाई जहर लगती थी, मगर जज्बाती लड़कियां उसको हीरो मानती थी। उसकी शक्ल अच्छी थी जिसकी वजह से उसको देखकर अंदाज़ा नहीं होता था कि वे किसी गैर अखलाकी काम में होगा, मगर मेरे पापा उससे सख्त चिढ़ते थे और मेरे छोटे भाई दोस्त के रवैये से चिढ़ते थे। और फिर एक दिन मेरी भी उसके बारे में राय बदल गई। उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ जो मेरे मोहल्ले में रहती थी, हम दोनों शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में गए और वापसी पर हम एक रिक्शे में बैठ गए और हम दोनों की बातों में मग्न थे और एक दूसरे की शॉपिंग पर बात कर रहे थे। एकदम बातों के दौरान मेरी नज़र रास्ते पर पड़ी। ये रास्ता मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने अपनी फ्रेंड को कह दिया तो वह भी ड्राइवर से पूछने लगी कि तुम कहाँ पर लेकर जा रहे हो। ये रास्ता तो हमारे घर को नहीं जाता, मगर वे खामोशी से हमारी बातों पर ध्यान दिए बगैर रिक्शा को चलाता रहा। रफ्ता रफ्ता हम दोनों की आवाज़ भी बुलंद होने लगी। अब की बार वे घबरा गया और कहने लगा कि खामोशी से बैठो, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। हम समझ गए थे कि वह हमें कहीं और लेकर जा रहा है और हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब रिक्शा एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। यहाँ पर हमारे शोर सुनने वाला कोई नहीं था और उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ थी, उससे उतर भी नहीं सकते थे। इसी दौरान कोई था जिसने रिक्शा के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और जब वह गाड़ी से बाहर निकला तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह नैतिक था, हमारे मोहल्ले का वही लड़का जो माशूक सा था। उसने रिक्शा वाले की अच्छी खासी धुलाई की। वे उससे माफ़ी मांगने लगा कि आज के बाद वैसा कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद उसने हम लोगों को हिफाजत से घर के करीब छोड़ा। गाड़ी से उतरते हुए मेरी दोस्ती ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि हम लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। वे मेरी तरफ देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में खबर रखनी पड़ती है। मैं उसकी आंखों में देखकर घबरा कर जल्दी से नज़र झुका दी। ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि उसने ये बात मुझसे कही थी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए बहुत ज़्यादा जज्बात देखे थे और अक्सर ही मैं अब उसके बारे में सोचने लगी थी। कॉलेज से आते जाते वे मुझे नज़र आ जाया करता था और फिर वे इस मोहल्ले से ना जाने कहाँ गायब हो गया और रफ्ता रफ्ता मैं उसको भूल गई। बीएससी करने के बाद मैं एक ऑफिस में जॉब करने लगी और इस दौरान मेरी नील के साथ बात हुई। उसका दोस्त उसी ऑफिस में जॉब करता था और अक्सर वह यहाँ पर आता जाता था। मुझे भी वह पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा हसीन थी, अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत होने लगी। जब उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने भी फ़ौरन हाँ कर दी। घर वालों को भी हमारी शादी पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर नील की बात बहुत अजीब लगती थी कि उसका आगे पीछे कोई नहीं था और उसका यह कहना था कि वे यतीम खाने में पला बड़ा है। ये बात मेरे घर वालों को कुछ गैर मुनासिब लगी, मगर मेरी पसंद के आगे वे हार मान गए। मैं भी नील के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब वे मुझे पसंद करता था तो उसने मुझे शादी की पहली ही रात बग़ैर कोई बात किए तलाक क्यों दी।
और अब मेरे सामने मेरे मोहल्ले का वही लड़का जिसका नाम नैतिक था, एक नए रूप में खड़ा था। ज़िंदगी मुझे एक एक करके बहुत से नए रंग दिखा रही थी। मेरी ज़हनी हालत बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही थी। मैं उस वक्त की बात करने की पोजीशन में नहीं थी। मैं वहीं बेड पर बैठी रह गई। नैतिक ने मुझे देखा तो कहने लगा कि तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे अभी कोई बात करूं। तुम आराम करो, हम सुबह बात करेंगे और सो जाओ। मगर जो कुछ मुझ पर बीत चुका था, जो कुछ मैं सोच रही थी, जो मैं महसूस कर रही थी, उसके बाद सोना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। रात को कितनी देर तक मैं जागती रही। मैं यही सब कुछ सोचती रही कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, ज़िंदगी मुझे कौन सा नया रंग दिखा रही है। आधी रात को मैं ये सब कुछ सोचती रही, उन सब में नैतिक का क्या किरदार था। सुबह के करीब जाकर मेरी आँख खुली और दोपहर को मेरी आँख खुली थी। आज मुझे कोई जगाने के लिए नहीं आया था और जब मैं सुबह उठी तो दरवाज़ा खुला हुआ था और फिर मैं दरवाजे से बाहर आ गई। वहाँ पर 4 हिजड़ों के साथ नैतिक भी मौजूद था। वे आपस में ना जाने किस बात पर बहस कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए। जब मैं नाश्ता कर चुकी थी तो नैतिक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और इसके बाद जो तुम्हारा फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास भी लेकर जाऊँगा। अब मैं उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुशी महसूस करने लगी थी। आज कितने टाइम के बाद मैं अपने माँ बाप से मिल रही थी। जब मुझे पहले एक रेस्टोरेंट में लेकर गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ और इसके बाद फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम फैसला करो। उसकी बात सुनकर मैं खुद उलझा हुआ महसूस करने लगी। उसने कहा कि मैं पहले बहुत ही परेशान हूँ, जो बात करनी है मुझे खुलकर बताओ। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मेरे पति जिसने मुझसे पसंद की शादी की थी उसने मुझे क्यों छोड़ा और ये ख्वाजा सिरा और तुम, और आखिरी क्या चक्कर है। उसने मुझे क्यों उन लोगों के हाथ भेज दिया और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर उन लोगों के पास मौजूद हूँ। वे मुझे कहने लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना ही पड़ेगा। मैं गांव में रहता हूँ, गांव में पला बड़ा हूँ, मेरा सारा ख़ानदान वहीं पर रहता है। मुझे बचपन से ही आर्मी फ़ोर्स ज्वाइन करने का शौक़ था और सबके मना करने के बावजूद भी मैंने आर्मी फ़ोर्स को ज्वाइन कर लिया। और जब मैं तुम लोगों के मोहल्ले में रहने के लिए आया तब मैं खुफिया मिशन पर था और वहाँ पर मैंने खुद का वह रूप बनाया हुआ था ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो सके कि मैं कौन हूँ और क्या काम करता हूँ। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया था और तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता था। मगर उस वक्त मेरे लिए ज़्यादा अहम मेरा मिशन था। हमें ट्रेनिंग में यही चीज़ सिखाई जाती थी कि अपने काम में जज्बात को नहीं लाना चाहिए। वे एक बहुत ख़तरनाक गिरोह था जो लड़कियों को स्मगलिंग में किडनैप करता था। मैंने उनकी तह तक पहुंचना था। मैं नहीं जानता था कि मुझे उनकी जानकारी में कितना वक्त लग जाए, क्योंकि मुझे अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था, रूप बदलने पड़ते थे और कितने वक्त तक तो मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिल सका। ऐसे में तुम्हारे साथ भी कोई वादा करके तुम्हें भी अपने साथ बांध कर नहीं रख सकता था और फिर मुझे वहाँ से कहीं और जाने का हक मिला और मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा इश्क करता था और ना चाहते हुए मैं तुमसे वक्ती तौर पर बात ना कर सका और तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं रख सका। जिसके साथ तुमने शादी की थी हमें उस पर काफ़ी अरसे से शक था। वह बहुत सी जगह पर लड़कियों के साथ शादी कर चुका है और उन्हें तलाक दे देता था, मगर अभी तक उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। उस दिन हमें खबर मिली थी कि एक जगह पर लड़की को गैर कानूनी तौर से किसी दूसरे मुल्क में भेजा जा रहा है। सबसे पहले मकसद तो उस लड़की की हिफाजत का था और इसके बाद ही उन लोगों को पकड़ा जा सकता था। इस गलत काम में लगे हुए थे और कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके थे। तब हमारे कुछ नौजवान अपने रूप बदल कर वहाँ पहुँच गए और जब डोली ने तुम्हें वहाँ पर देखा तो तुम्हें पहले ही नज़र में पहचान गया, क्योंकि इस वक्त मेरे पास आता जाता रहता था और वह जानता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इस बात से तो मैं भी बेखबर था कि वे लड़की तुम हो। तुम्हारे वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला था कि वे तुम हो और ये खबर मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी और तुम्हें अभी हम लोग वापस भिजवा भी नहीं सकते, क्योंकि जिसके साथ तुम्हारे पति ने तुम्हें बेचा था वे लोग तुम्हारी तलाश में थे और जब तक सबूतों के साथ उन लोगों को पकड़ा न जाए
तब तक हम तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। तो तुम्हारी जान को खतरा था, मेरे कहने पर ही उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर रखा था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि एक रात बाहर गुजारी हुई लड़की के बारे में लोग कैसी बातें करते हैं और कैसी नज़रों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे मुश्किल वक्त में उसके अपने भी उसके साथ छोड़ देते हैं। मैं तो तुम्हें ऐसे किसी भी आजमाइश में नहीं डाल सकता था, और वैसे भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा होगा तो कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठा सकता। तुम कह सकती हो कि मैं अपने पति के साथ थी, ये सारा वक्त मैंने अपने पति के साथ ससुराल में गुजारा है, और ये बात तो मैं जानता हूँ कि तुम पाक दामन हो, मगर लोगों की बातें तुम्हें पागल कर देंगी। मैंने उसकी बात पर ठंडे दिल से सोचा तो मुझे वह अपनी जगह पर ठीक नज़र आया, और अब तो वैसे भी मेरी निगाहों के सामने तो तमाम जाले दूर हो चुके थे। मुझे समझ आ गया था कि ये शख्स मेरे साथ अच्छा है और उससे ज़्यादा मेरी हिफाजत कोई और नहीं कर सकता। मैंने भी उसके साथ शादी करने की हामी भर ली। फिर उसके साथ वापस उसके घर में आ गई, अपने सब ससुराल वालों से मिली। कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप से मिलने के लिए गई। उन्होंने मुझे ज़िंदा सलामत देखकर यकीन ही नहीं किया। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई तो सुनकर उन्होंने भी भगवान का शुक्र अदा किया। मैं हिफाजत से थी और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। जैसा नैतिक ने कहा था वैसा हुआ। खानदान वालों की बातें मुझे अंदर से छलनी कर रही थी, मगर जब उन्हें मेरे पति के बारे में पता चला तो सबकी ज़बान बंद हो गई। धन्यवाद दोस्तों।